नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में नक्सलियों के बढ़ रहे नेटवर्क को देखते हुए डॉक्टर मोहन सरकार अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने केंद्र से 2 सीआरपीएफ बटालियन की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को लेकर खुफिया विभाग से मिले सूचना के बाद केंद्र को सीआरपीएफ के 2 बटालियन मांगी है। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सीआरपीएफ की 2 बटालियन प्रदेश के नक्सल प्रभावित एरिया बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में तैनात की जाएगी। मोहन सरकार ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए सीआरपीएफ की 2 बटालियन के साथ घोर नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में 220 नई सड़क निर्माण की मांग की है। सरकार द्वारा प्रस्तावित 220 नई सड़क नक्सली मूवमेंट एरिया में बनेगी। खुफिया विभाग से मिली जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सलियों के नए कैडर तैयार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश एटीएस के इनपुट के मुताबिक नक्सली मध्य प्रदेश में दलम 2 के नाम से कैडर तैयार करने में जुटा हुआ है। तो यहां पर देखिए, हालांकि सरकार ने पहले इस खतरे को भांपते हुए केंद्र से 2 बटालियन की डिमांड की है और ये दोनों बटालियन उन तमाम इलाकों में जहां पे कहीं ना कहीं खतरे की आशंका बनी हुई है कि यहां पे नक्सल जो है अपना एक नया कैडर तैयार कर रहा है, वहां पर उन बटालियन को डिप्यूट करेगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। पीके मिश्रा रिटायर्ड एडीजी है, बीएसएफ में अजय चंद्राकर है, नक्सल मामलों के जानकार है, अच्छी खासी समझ रखते हैं किस तरीके से नक्सलियों से निपटना है, और सहयोगी अजय शर्मा भोपाल से बने हुए हैं और नीलेश मिश्रा भी हमारे सहयोगी रायपुर से बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पीके मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बीते कुछ समय पहले गृह मंत्री ने मीटिंग की थी एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा यानी कि नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है, और उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो नेटवर्क जो है पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से इनपुट्स निकल कर आए हैं कि मध्य प्रदेश के उन तमाम इलाकों में डिंडोरी, बालाघाट और इन 3 जिलों में जो है अब नक्सलवाद कहीं ना कहीं पनप रहा है। दीपिका, जो इंफॉर्मेशन हुआ, जो डिस्कशन हुआ अमित शाह के साथ, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का डिस्कशन हुआ था, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने अमित शाह जी बताया कि जब मार्च 2026 तक नक्सलाइट का प्रादुर्भाव जो है देश से निकल जाएगा। जिस तरीके से अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो प्रेशर पड़ रहा है, जो उनके पास टैक्टिकल प्रेशर और ग्राउंड प्रेशर और जो टेरेन का प्रेशर पड़ रहा है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो चल रहा है, इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश को शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अभी लगातार जो है 3 बड़े बड़े नक्सलाइट का लीडर जो उनको खत्म किया गया है। पहले तो संदीप लाखों को अरेस्ट किया गया, जिसका हेड में 8 लाख का रिवार्ड था। अब उसके बाद बालाघाट में आप देखिए सोहन को मारा गया, जिसके ऊपर 16 लाख का रिवार्ड दिया गया था। अब ये जो है हक फोर्स का जो इंफॉर्मेशन इनपुट आया है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट आया है, उसमें ये जो दलन 2 अभी बनने जा रहा है, जहां पर कि वह मध्य प्रदेश में अभी कंसेंट्रेट हो रहा है, तो इसको कैसे ही निपटना जाए, इसके लिए स्टेट बड़ा चिंतित है। पर्टिकुलरली डिंडोली, बालाघाट और मंडला, ये तीनों को एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा है। इनका ऑपरेशन ठीक तरीके से चलेगा। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर नक्सल ऑपरेशन सही ढंग से किया जाएगा। ड्रोन्स और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, स्टेट ने जो 2 बटालियन सीआरपीएफ का मांगा है, बड़ा उचित तरीके से मांगा है और बहुत जल्दी मांगा है, और उनको जल्दी मिलना भी चाहिए, ताकि 4 कंपनी, एक बटालियन में 6 कंपनी होते हैं, तो उनको 12 कंपनी मिलेगा। मैं तो चाहता हूं अगर उन्होंने 3 बटालियन मांगते, एक डिंडोली के लिए, एक बालाघाट के लिए, एक मंडला के लिए, और बेटर रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर 2 बटालियन सीआरपीएफ का मिलेगा
तो 4-4 कंपनी उनको डिंडोली बालाघाट मंडलम में उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, ताकि जो इनपुट आता है, जो इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है, जो फील्ड इन्फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हॉक फोर्स को मिलता है, सोहन के बारे में मिला, संदीप के बारे में मिला, लखू के बारे में मिला, इस टाइप का इंफॉर्मेशन जब मिलता है उनको इमीडिएट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, ताकि ट्रेंड जो ट्रूप्स होते हैं जो कि जंगलों में ऑलरेडी इसमें ऑपरेट किए हुए हैं, उस टाइप का फोर्स बहुत जरूरी है। और ये है सीआरपीएफ। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि सीआरपीएफ अकेले में जाएगा, इट्स ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसमें जो है आईआरबी बटालियन और स्टेट पुलिस का 8 बटालियन प्लस सीआरपी, ये मिलकर के ऑपरेशन करेंगे और एक तो बिल्कुल मिलकर के ऑपरेशन चलाएंगे और लाल आतंक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। वैसे तो असर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 बटालियन की डिमांड करते तो और बेहतर रखता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे 2 बटालियन ही पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। अगर ऐसे रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली वो और डिमांड करेंगे। मैं लौटूंगी सर आपके पास। अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नक्सल मामलों की जानकार है। अजय सर, यहाँ पर देखिए, अगस्त 2024 में ही मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त किया था। अब एक बार फिर से जाहिर सी बात है, नक्सलियों की बौखलाहट है कि वो तमाम इलाकों में फिर से आ रहे जहां पे किसी वक्त उनका वजूद था। हालांकि अभी अगर कुछ आंकड़ों पर नजर दौड़ाया जाए तो मेरे ख्याल से 70 या 80 के आसपास यहाँ पे एक्टिव नक्सली है, लेकिन एक बार फिर से उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत यहाँ पे देखने को मिल रही है कि वो एक बार फिर से यहाँ पे अपनी जमीन तलाशने को मजबूर है। बिल्कुल दीपिका जी, अगस्त 24 में जिस तरह से मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में जो दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण से वो वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से इन तीनों क्षेत्रों में, चाहे बालाघाट हो या मंडला हो या डिंडोरी हो, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि यह नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस रणनीति के तहत यहां सफलता लगातार मिलनी प्रारंभ हुई और जो जारी है, तो स्वाभाविक है कि ये महाराष्ट्र के कैचमेंट एरिया में, उड़ीसा के कैचमेंट एरिया में, मध्य प्रदेश के कैचमेंट एरिया में, झारखंड में, या फिर हम कह सकते हैं तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में, इस तरह का छुटपुट संगठन बनाने का ये प्रयास करेंगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी उसमें इंप्रूवमेंट आ चुका है। दूसरी बात है, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल है, यहाँ की सरकार और यहाँ पर गृह मंत्री जी जिस तरह से समस्त अधिकारियों की मीटिंग लिए थे, संवाद किए थे, तो स्वाभाविक है उस मीटिंग में यह बात आई रही होगी कि इस छत्तीसगढ़ में सरकार को सफलता मिल रही है, तो इस तरह से अन्य प्रांतों में ये जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी इसे त्वरित पकड़ ली और फोर्स की जो डिमांड की है ये काबिल तारीफ है। नहीं तो दीपिका जी, हम बतलाएं आपको, दिग्विजय सिंह जी के समय 2002 के और 3 के आसपास जिस तरह से उस समय वहां जो 2001 और 2 उसमें जो परिवहन मंत्री जो होते थे ललित राम जी कांवरे का, जिस तरह से जघन्य हत्या किया गया था, तो उसको ये स्मरण दिलाने के लिए उस क्षेत्र में गए हैं, अपना टेरर दिखाने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार, हमारी फोर्स, लोकल पुलिस, साथ ही साथ स्थानीय नागरिक, एक मजेदार बात यह है दीपिका जी कि छत्तीसगढ़ में भी जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो लोकल नहीं, वो अन्य प्रांतों के। और कई बार डॉक्टर रमन सिंह जी भी, या फिर हम कह सकते हैं कि भूपेश जी भी यह स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस चीज के लिए स्ट्रगल जारी रहा, मध्य प्रदेश को अभी से सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ सामाजिक संगठन मानवाधिकार के नाम पर छत्तीसगढ़ में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते रहे, उनके ऊपर भी खुफिया विभाग को नजर रखनी चाहिए। नहीं तो सरकार जो काम करती है उसको मानवाधिकार के नाम पर कुछ सामाजिक संगठन विकृत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन अजय चंद्राकर जी देखिए, ये नया भारत है और ये हिंद की सेना आतंकियों के ठिकानों में घर में घुसकर वार करती है। और हमने छत्तीसगढ़ में बीते दिन ही उदाहरण देखा कि कैसे नक्सलियों के कोर इलाकों में जाके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों का जोश एकदम हाई है और एक नजीर भी है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। अजय, ये बताइए, सरकार की तरफ से सीआरपीएफ की 2 बटालियन की मांग की गई है, लेकिन इस इनपुट के बाद प्रशासन कितना अलर्ट हो गया है, सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स कितना मुस्तैद है? देखिए, पुलिस फोर्स की मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता सकता है कि पिछले महीने भर पहले ही मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करके आए हैं और वो वहाँ पे 4 से 5 दिन स्टे किए हैं। हॉक फोर्स के जवान से लेकर अलग अलग फोर्सेस से मिले, उनसे पूछा, उनसे बातचीत की, उनके साथ खाना खाया और उनके रहने खाने की स्थितियाँ समझी और जो भी अभी तक ऑपरेशंस हुए हैं या जो आने वाले समय में किए जाने हैं और नक्सलियों का मूवमेंट अविहाल क्या है और मौजूदा स्थिति किस तरीके की है, खास तौर पे बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और मोती नाला क्षेत्र जहाँ से अक्सर नक्सली आते जाते रहते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं में, और बहियर, ये वो इलाके हैं जहां पर ज़्यादातर नक्सलियों का मूवमेंट रहा है और नक्सलियों के अलग अलग दलम के अलग अलग नक्सली सक्रिय रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर मध्य प्रदेश में भी किए गए और कई बड़े इनामी नक्सली जो कई राज्यों में वांटेड थे, जिन पर 14 लाख से लेकर 8 लाख और 5 लाख तक के इनाम थे, उनको हॉक फोर्स के जो जवान थे उन्होंने एनकाउंटर में मौत के घाट उतारा। मुठभेड़ के दौरान ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बीच में यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस की अपनी तैयारियां, मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्र सरकार से जो बटालियन मांगी है, इसलिए मांगी ताकि अपने ऑपरेशंस को और तेज किया जा सके। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद मध्य प्रदेश के इलाके की तरफ वो तमाम नक्सली भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मूवमेंट ज़्यादा नजर आ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस बात को लेकर तमाम अधिकारियों को अवगत कराया था। जो लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस थी उसने कई बड़े इनपुट्स दिए थे, जिसके बाद निकल कर ये तथ्य सामने आए थे कि मध्य प्रदेश में नक्सली जो है अपना नया काडर खड़ा करने वाले हैं। और इन्हीं के बिहाफ पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के और तमाम अधिकारियों की गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई, उसमें कई तथ्य निकल के आए और बाकायदा डीजीपी ने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा था कि इस तरीके की स्थितियां हैं और इस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने हैं और तकरीबन 260 सड़कें ऐसी हैं जिनको हमें बनाना होगा और उन सड़कों के माध्यम से हमको जो जंगल के सुदूर जंगल के इलाके हैं वहाँ तक हमारी फोर्स आसानी से पहुँच सके, वहाँ हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ले जाना चाहते हैं। उधर के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि नक्सल समस्या से हम पूरी तरीके से निपट सके। यही कारण है कि ये 2 बटालियन मांगी गई हैं। पर्याप्त बटालियन है मध्य प्रदेश सरकार के और पुलिस के अधिकारियों का कहना है इनके, और चूंकि हॉक फोर्स के जवान जो है मध्य प्रदेश में वो भारी पैमाने पर नक्सल एरियाज में तैनात हैं, तो ऑलरेडी जितने अभी तक ऑपरेशंस हुए हैं वो हॉक फोर्स और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए हैं। ऐसे में अब यदि सीआरपीएफ की 2 और बटालियन यदि मिल जाती है, 2 और टुकड़ियां मिल जाती हैं, तो ऑपरेशंस को न सिर्फ गति मिलेगी बल्कि जो अभी तक नक्सली आ रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमाओं में और जिलों में उन पर लगाम कसी जा सकेगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रही है। यदि बात की जाए तो अरसे से मध्य प्रदेश में नक्सलियों ने इक्का दुक्का मुठभेड़ की है, जिसमें 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं। इसके पहले यदि बात की जाए तो लिखीराम कावरे हुआ करते थे दिग्विजय शासन काल में, जो परिवहन मंत्री हुआ करते थे, उनको नक्सलियों ने उनके बंगले में घुसकर मौत की घाट उतार दिया था। बालाघाट से, बहियर से वो आते थे। उनकी बेटी भी कांग्रेस की नेत्री हैं और पूर्व विधायक रही हैं, हिना कावरे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे पहले जब आपने शुरू की थी डिबेट, तो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र उन राज्यों की श्रेणी में किया था जो नक्सल मुक्त राज्य है। मतलब समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य था। जब डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस देश के गृह मंत्री अमित शाह ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। लेकिन हाल के दिनों में यदि बात की जाए तो जिस तरीके के इनपुट मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरे फोर्सेस को मिले, वो ये बताते हैं कि नक्सली मध्य प्रदेश में अपना विस्तार करना चाहते हैं और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में ये विस्तार होना है। यही कारण है कि अब पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं और अलर्ट होने के साथ साथ राज्य सरकार भी इस लिहाज से अलर्ट है कि कोई बड़ी घटना, कोई अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो और नक्सलियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। लाल आतंक से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। नीलेश, छत्तीसगढ़ में तो तमाम उन इलाकों में जहां पे नक्सलियों की मौजूदगी है, वहां पे सुरक्षा बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ लाल आतंक को धकेलने के लिए, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे और हालांकि छत्तीसगढ़ के लोग भी अब नक्सलवाद के खिलाफ
खुलकर सामने आ रहे हैं। अब वो डर, वो भय अब खत्म हो गया है। उसकी बानगी हमने दिल्ली में जब लोग आए थे छत्तीसगढ़ से उस वक्त देखा था। लेकिन अब जो ये सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पे जिस तरीके से अब नक्सलियों की मौजूदगी की खबर निकलकर सामने आई है, इस चैलेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपिका, ये चैलेंज तो है ही है, लेकिन एक थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जब बस्तर में दबाव बढ़ा नक्सलियों के ऊपर फोर्स का, और ये आज पिछले 1 साल या 1.5 साल की बात नहीं है, लगभग पिछले 10 सालों की हम बात कर लें तो 2015 से 17 के बीच में नक्सलियों का एक नई नीति के तहत नक्सली काम करने लगे और उसको एमएमसी कॉरिडोर विस्तार योजना का उन्होंने नाम दिया था। एमएमसी विस्तार कॉरिडोर योजना यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाका, इस कॉरिडोर में वो बढ़ते हुए आगे झारखंड तक जाना चाह रहे थे। झारखंड में पहले भी नक्सलियों का दबदबा रहा है, आज भी मौजूदगी है। वहां पर ये रास्ते का उपयोग करते हुए वो अपनी जो बस्तर से चूंकि दबाव बन रहा था तो वो अपना नया पैठ उस इलाके में बनाना चाह रहे थे। 10,000 वर्ग किलोमीटर का लगभग ये इलाका है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता हुआ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा को छूता हुआ झारखंड को टच करता है। उस इलाके में नक्सली किस तरह से विस्तार करने की योजना बनाए थे। इसी साल अगस्त महीने में मेरी मुलाकात दिवाकर नाम के एक नक्सल कैडर से हुई थी जो अब सरेंडर कर चुके हैं, और उनका ये दावा था कि वो बसव राजू और गणपति जैसे जो टॉप लीडर हैं, जिनको नंबर 1 लीडर नक्सलियों का बसव राजू आज के डेट में है और गणपति इसके पहले थे, उन लोगों के साथ वो उनकी सुरक्षा टीम में काम कर चुके हैं, वैसा उनका दावा था दिवाकर का। उन्होंने बताया कि जब 2018-19 में उनको भेजा गया था इस इलाके में विस्तार करने के लिए संगठन की कुछ टीम के साथ, और जब उन्होंने नीति पर काम चालू किया तो इस इलाके की तुलना में जो बस्तर का इलाका था जहां वो काम करते थे उसके तुलना में यहाँ पर लोग ज्यादा अवेयर थे। यहाँ पर सरकारों की पहुंच वहां की तुलना में उस समय भी ज्यादा थी, जिसके कारण वो अपना विस्तार नहीं कर पा रहे थे। अब जबकि विस्तार नहीं कर पा रहे हैं और एकाएक फोर्स ने दबाव ज्यादा बढ़ा दिया है बस्तर में, तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा जगह की तलाश है जहां पर वो पनाह ले सकें और अपना विस्तार भी कर सकें। पनाह लेना पहली चुनौती है कि वो वहां से भगकर अपने जो लीडर हैं उनको बचा कर रखें और जो कैडर है उसको बचा के रखें, और इसके साथ साथ उन इलाकों में कोई नई जगह पे विस्तार करके अपने कैडर को बढ़ाएं भी। तो उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में भी C60 फोर्स जो है उसका दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश के वो इलाके जो अब थोड़ा से सेफ माने जा रहे थे उनके लिए, खासकर मंडला और जिसका जिक्र हो रहा है मंडला और डिंडोरी वाला इलाका जो है, वहां पर कान्हा किसली जो टाइगर रिजर्व है वो इलाके में इनका विस्तार तेजी से करने की इनकी तैयारी थी। उसी का इनपुट शायद मध्य प्रदेश सरकार को मिला और अब नई फोर्स की जो डिमांड कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि गृह मंत्री देश के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को देश से समाप्त करना है। तो अब उसके लिए आगे बढ़ रही है फोर्स, और हर जगह पे जहां पे भी इनपुट देश में मिल रहा होगा वहां पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल तय है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बढ़ रहा है दबाव को, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र की सीमा पर भी और तेलंगाना की सीमा पर भी लगातार जो दबाव बढ़ रहा है उसका नतीजा ये है कि अब मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां पहले कभी नक्सल मजबूत हुआ करते थे, आमदनी ज्यादा थी, वहां पर अब फिर से वो अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। दीपिका, ठीक है। पीके मिश्रा जी, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि जो कोर नक्सल इलाका है वहां पे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, वहां पे अब हमारे सेना के जो जाबाज जवान है वहां पे विकास के लिए कैंप्स बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के द्वारा ये स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, और जो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे नक्सल का खात्मा हो रहा है। लेकिन अब नक्सलियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश उनके लिए सेफ है? हालांकि मध्य प्रदेश में विकास को जिस तरीके से गति दी जा रही है, इसके बावजूद अगर उनके जहन में आया है तो क्यों? देखिए दीपिका, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, 3 इंस्टेंस दूंगा। 2 पुलिस इन्फॉर्मर को, 2 गांव के पुलिस इन्फॉर्मर को नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में मारे थे। उसके बाद एक विलेजर था जो बमानी में एक 42 साल उम्र का एक आदमी को, वो भी इन्फॉर्मर था, इसके लिए उसको मार दिया गया। और आपने देखिए जो सोहन, जिसके सिर के ऊपर 14 लाख का रिवार्ड था, सोहन को हक फोर्स ने मारा था। लेकिन सोहन कहाँ का है? सोहन इज फ्रॉम सुकमा। सोहन बिलोंग टू सुकमा, जो उसका नाम जो एलियास उसका है, उसका घर है सुकमा में। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रेशर पड़ रहा है, तेलंगाना में प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ जो है कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, क्योंकि जंगली एरिया है,
तो वहां पर वो आप खुद ही बता दलम 2 तैयार करने का वो सोच रहे हैं, क्योंकि वहां से जब वो शिफ्ट हो रहे हैं, पहले जब हो रहा था छत्तीसगढ़ में इंसिडेंट होता था, वो मलकानगिरी, कोरापुट को और आंध्र को चले जाते थे। अब ओडिशा में जो है मलकानगिरी और कोरापुट में प्रेशर पड़ रहा है, तेलंगाना भी प्रेशर पड़ रहा है, आंध्र में भी प्रेशर पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ में प्रेशर पड़ रहा है। तो मिडिल एरिया होता है मध्य प्रदेश, और उनको कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट बहुत आसान मिल जाता है वहां पर कंसेंट्रेट करने के लिए। तो जैसे अभी हुआ है सरंडा फॉरेस्ट के अंदर, और वहां पर जो अंदर में बटालियन को बनाया गया है, रोड कम्युनिकेशन बना रहे हैं। आप खुद बताए 200 से ज्यादा रोड जो है वो कम्युनिकेशन रोड जो है वो कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर अभी बनने जा रहा है। नंबर ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इंसिडेंट, मैंने 3 इंसिडेंट आपको बताया, उससे क्लियरली पता लगता है कि उनका इंटेंशन है मध्य प्रदेश में स्थिति को संभालने के लिए, मध्य प्रदेश में वो कंसेंट्रेट होने के लिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने ट्रेनिंग लेने के लिए, और वहां से जो है मध्य प्रदेश में कि उनको कैमोफ्लेज और कंसेलमेंट कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा, इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। इट्स अ नाइस थिंग कि जो मैक में है, मैक के इंफॉर्मेशन जब मिल गया तो मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश का फील्ड इंटेलिजेंस को खबर मिला, डेफिनेटली यहाँ पर कंसेंट्रेट हो रहे हैं। दे हैव आस्क्ड फॉर 2 बटालियंस। मैं चाहता हूं कि अच्छा हुआ टाइम पे उनको इंफॉर्मेशन मिल गया। ये एक जो ऑपरेशन अभी होना चाहिए, यहां रोड में रह करके ऑपरेशन करे और विड्रॉ करे, ये चीज में हम सफल नहीं हो सकते हैं। सफल तब होंगे जब हम पूरे अंदर घुसेंगे और अंदर में रहेंगे। जैसा भी छत्तीसगढ़ में जो है दंडकारण्य के अंदर बटालियन बना दिया गया है, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है हमारा कंपनी हेडक्वार्टर और हमारा बटालियन हेडक्वार्टर वहीं रहे। जो 2 बटालियन हमारे आ रहे हैं वो बालाघाट, दंदौली और मंडला का उस एरिया में उनका कंपनी हेडक्वार्टर रहे अंदर में, ताकि फील्ड इंटेलिजेंस ये हमको तुरंत मिल जाए और उनके साथ लोकल पुलिस जो है उनके साथ मिल के रहना चाहिए, ताकि उनका जो इंफॉर्मेशन, लोकल पुलिस को जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है, सीआरपीएफ जब तुरंत जाएगा उनको 2-3 महीना लग जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो उस टाइम जो टाइम गैप रहेगा उसमें लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल इन्फॉर्मर जो है वो लोकल पुलिस को कुल मिलाकर ज्वाइंट ऑपरेशन सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अजय चंद्राकर जी, हालांकि यहाँ पे देखिए आरसीपी टेक्निक के जरिए यहाँ पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और हमारे तमाम सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके अलावा किस तरीके से आप चुनौतियों को देख रहे हैं? अगर आप यहाँ पे नक्सलवाद पनपता है तो उससे निपटने के लिए क्या कदम यहाँ पे उठानी चाहिए? दीपिका जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टोपोग्राफी में काफी अंतर है, और मध्य प्रदेश की जो जनता है, चाहे मंडला का हो या बालाघाट का या डिंडौरी कैचमेंट एरिया का, वहां नीलेश भाई बहुत सुंदर शब्द एक बोले थे, वहां अवेयरनेस है। बिल्कुल। और वह अवेयरनेस उनको स्थापित होने के लिए, पैर जमाने के लिए बहुत कम अवसर देता है। लेकिन अब वो जमाना, वो बीते जमाने की बात है कि नक्सली अगर कहते हैं कि हम एमएमसी कॉरिडोर बनाएंगे, या एक जमाने में कश्मीर के आतंकवादियों के पास छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के अस्त्र शस्त्र मिलते थे, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में जो आतंकवादी संगठन रहे उनके साथ इनका अस्त्र शस्त्र का जिस तरह से व्यापार होता था, वो जमाना गया। आज के समय में निश्चित रूप से फोर्स जो वहां जब आएगी तो लोकल जो नागरिक है, स्थानीय नागरिक हैं, उनको साथ बढ़िया कम्युनिकेशन रहे, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, एक विश्वास पैदा होती है, तो फोर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन आज की इस टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से सरकार बहुत ही फ्रंट फुट पर है और नक्सली काफी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं या खत्म होने के पोजीशन पर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे नक्सलवाद पूरी तरीके से बैकफुट पर है, तभी उसकी बौखलाहट है कि वो इस तरीके से कदम उठा रहा है। लेकिन अजय, ये बताइए जरा, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सरकार कर रही है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, हमारे सुरक्षा बल हर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन लोकल बाशिंदों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है लोकलाइट को भरोसे में लिया जाए, नहीं तो क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और आदिवासी सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं
उनका ब्रेन वॉश करने के लिए नक्सलवाद तमाम तरकीब जो है वो आजमाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पे प्रशासनिक अमला किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है? देखिए, बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए गए थे। जैसे ही इनपुट्स मध्य प्रदेश पुलिस को मिले थे और जो दूसरे फोर्सेस को मिले थे, चूँकि जब वहाँ पर मूवमेंट कम था तो पुलिस और हॉक फोर्स के जवानों को कहा गया था, सीधे तौर पे कई सामाजिक संगठनों को बुलाया गया था, कई आदिवासी संगठनों को जोड़ा गया था और उनके माध्यम से अरसे से वहाँ पर जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। पुलिस ने आम लोगों के बीच में खासतौर पर जो आदिवासी थे उनको लिटरेट किया, उनको बताया किस तरीके से स्थितियाँ खराब होती हैं, किस तरीके से बिगड़ती हैं। आमतौर पर इतने सुदूर इलाकों में पुलिस जवानों की कमी रहती है, लेकिन यदि बात करें मध्य प्रदेश में तो इन सुदूर इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से न सिर्फ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, बल्कि थानों में किसी तरीके से बल की कमी नहीं की गई थी और बाकायदा ताकीद किया गया था हर जिले के एसपीज़ को कि आप अपने अपने इलाके में जितने भी इलाके हैं आदिवासियों से कनेक्टेड है, उनको नक्सलियों के बारे में जागरूकता पैदा करें, उनको बताएं किस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, किस तरीके से ये आप बहकावे में आ सकते हैं और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप का वो काम देश विरोधी कदम के रूप में देखा जाएगा और आपको न सिर्फ सज़ा हो सकती है बल्कि आपकी आड़ लेकर ये नक्सली जो है बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे कई शिविर लगाए गए, कई लोगों को, कई नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए भी शिविर लगाए गए, लेकिन सरेंडर कराने के लिए जो शिविर लगाए गए तो उसमें परिणाम बहुत कम देखने को मिले। लेकिन जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े हुए शिविरों में बड़े पैमाने पर लोगों को न सिर्फ भागीदारी देखने को मिली, उसके माध्यम से सरकार ने ये भी किया था कि इन जागरूकता शिविर के माध्यम से जितने भी आदिवासी थे उनको राशन भी वितरित किया जाता था। सरकार एक तरफ राशन वितरित करती थी, दूसरी तरफ ताकीद देती थी खासतौर पर उनसे नक्सलियों से बचने के लिए। सरकार तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे शासन प्रशासन नक्सलवाद से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा इनपुट मिलता है, कोई भी गतिविधि अगर आपको लगता है, संदेहास्पद लगता है, तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।